तो सुभाष जी से मैं चाहूँगी कि जो एजुकेशन की कड़ी है जो आज हमारे देश की प्रथम धारा है, क्योंकि व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, उस कड़ी में आप हमारे जो आए हुए अतिथि हैं उनसे सवाल जवाब और चर्चा कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, श्री राम तिवारी जी जो इस समय पूरा देश राममय है, और जो है श्री राम जी हमारे साथ बैठे हैं जी। और शिक्षा की बात करने के लिए। पता नहीं श्री राम तिवारी जी को कितने लोग किस तरह से जानते हैं। मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूं, क्योंकि मैं कला, साहित्य, संस्कृति, थिएटर से जुड़ा हूं, तो मेरा उनके साथ जुड़ाव जो है बहुत लंबा है। और वो बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे उनका विचारक हैं, और कई क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अद्भुत काम किया है। और अब चूंकि उज्जैन में जो कुछ काम हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है, और एक शिक्षण संस्थान से भी वो जुड़े हैं। तो वो लोक शिक्षण तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, पर किसी इंस्टीट्यूट से जुड़कर जिस तरह का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम श्री राम तिवारी जी से ये जानना चाहूंगा, तिवारी जी, जो कुछ अभी शिक्षा जगत में, और खास करके ये बात हो रही जिस समय में आप काम कर रहे हैं, कि लोग अपने पुरातन से भी जुड़ना चाहते हैं और अपनी बहुत सारी चीजों को जानना चाहते हैं, अपने इतिहास को जानना चाहते हैं। पर जब इतिहास की बात होती है तो इतिहास को बहुत गलत परिप्रेक्ष्य में लोग बताते हैं, और कई बार उसमें बहुत सारे खेल करते हैं। तो जब हम पुरानी चीजों के साथ किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं, तो आप उसको किस तरह से चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं लोग, और वो किस तरह से होना चाहिए? जी देखिए, शिक्षा नीति का जो विषय है, ये हमारे लिए, मतलब राष्ट्र के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज़ादी के 70 साल बाद ही सही, पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कुछ ठोस काम करने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। और पिछले 2-3 साल पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई है, और संयोग से मैं उसकी टास्क फोर्स में भी रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो आपने सुभाष जी ने कहा खेला, तो देश के साथ भी, देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ भी और संस्कृति के साथ भी खेला जो है पिछले कम से कम 300 साल से तो हो ही रहा है। पश्चिम ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया और तमाम और राष्ट्रों पर भी कब्जा किया, तो पश्चिम के जो लोग हैं वो इस अंदाज में आए थे कि हिंदुस्तान हो या फिर अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका हो, ये सब अंधेरे का क्षेत्र है, और इनके उद्धार के लिए वो यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और इसी अंदाज में उन्होंने हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, हमारी जो ज्ञान परंपरा है, उन सब को बिल्कुल धता दिखाते हुए वो बड़ा नुकसान किया। बल्कि हम जब याद करते हैं तो हम मुगल दौर को याद करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया या बहुत सारे भवन को ध्वस्त किया, लाइब्रेरी जो है तक्षशिला, और तो उन सबको भी नष्ट करने का काम किया। लेकिन केवल उतना ही नहीं, पश्चिम ने भी, अंग्रेजों ने भी हमारी पूरी ज्ञान परंपरा पर बिल्कुल सचेत होकर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उस पर पर्दा डालने का काम किया, और हम आज तक उससे मुक्त नहीं हो पाए। बल्कि ये हाल ही की बात है कि उन्होंने हमारे मनोबल को भी तोड़ा, और लगभग ये दो बहुत चर्चित साहित्यकार रहे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, वी.एस. नायपाल हों या नीरज चौधरी हों, उन्होंने तो हिंदुस्तान को एरिया ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का क्षेत्र ही घोषित कर रखा था कि यहाँ कुछ नहीं होना है, और हम सब असभ्य जाति के लोग हैं। खैर, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर अब पिछले कुछ वर्षों में देश में काम होना शुरू हुआ है, और बगैर, मतलब आप ये इसको भी ध्यान देने की कोशिश करें या ध्यान में लाएं कि जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो संस्कृति को माइनस करके, माने जो प्राणवायु है उसको धता बताते हुए शिक्षा व्यवस्था लागू थी। क्योंकि अंग्रेजों को हमसे बाबुओं की अपेक्षा थी। वो प्रयोग उन्होंने यहाँ भी किया, अफ्रीका में भी किया, बाकी देशों में भी किया, कि उनको सिर्फ उनका काम पूर्ते लोगों की जानकारी होना चाहिए और बाकी उनकी हम सेवा करते रहें, दैट्स ऑल।
और इसीलिए ध्यान दें कि आज भी मन तमाम शहरों में, जब अभी आप बात कर रहे थे क्रीड़ाई और दूसरी तरह की संरचना की, तो आज भी जो है शहरी क्षेत्रों में जहां पर माननीय कलेक्टर, माननीय प्रशासन जो निवास करते हैं, वो उसको सिविल लाइन इलाका घोषित कर रखा है। हर शहर में जाके देखेंगे आप, तो बाकी जो शहर का हिस्सा है वो अनसिविलाइज सामान्यतः मान लिया गया कि हम बहुत दोयम दर्जे के लोग हैं, दोयम दर्जे के नागरिक हैं। तो शिक्षा नीति और ये जो नई शिक्षा परंपरा जो शुरू हो रही है, हो चुकी है, और कई जगह कई विश्वविद्यालयों में, और मध्य प्रदेश तो ये अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुत सारे पहलुओं को लागू करने में एक तरह से अव्वल राज्य रहा है, और ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ, भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ शिक्षा व्यवस्था का सिलसिला चालू हुआ है, और इसके बहुत सारे रंग हैं और चल रहा है। जी, आप विक्रमादित्य शोध पीठ संस्थान से जुड़े हुए हैं, और आपके कुछ काम मैंने लगातार देखे जो आप कर रहे हैं। तो विक्रमादित्य शोध पीठ संस्थान किस तरह से, मैं जानना चाहूंगा लोगों से कि ये शोध के क्षेत्र में किस तरह का काम कर रही है। और जिसकी बात हम कर रहे थे कि विक्रमादित्य का नाम हम अरसे से सुनते आ रहे हैं। अगर हम विक्रम और बेताल की कहानी सुनते थे या हम उज्जैनी की बात करते थे, तो हमारे अवचेतन में बहुत सारे नायक रहे हैं। तो ये किस तरह का ये शोधपीठ काम कर रहा है, और नई शिक्षा नीति में आप किस तरह से जोड़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति में एक और पहलू है कि नई शिक्षा नीति ये भी कहती है कि थिएटर के माध्यम से या कलाओं के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ये जो आपका संस्थान है किस तरह का काम कर रहा है, और किस तरह से नई शिक्षा नीति इसको सपोर्ट कर रही है। तो महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ जो आपने सवाल किया, वो जब ऐसे तो उस संस्थान की स्थापना 2010 में मैंने ही की थी, लेकिन जब रिटायर हो गया तो उसके बाद बात खत्म हुई। तो 2021 के अंत में और 22 की शुरुआत में मैंने उसको फिर से ज्वाइन किया। तो ये सवाल मेरे सामने भी था कि विक्रमादित्य हैं कौन जी। और लगभग ये मान लिया गया था कि तो उज्जैन के कुछ लोकल राजा महाराजा रहे होंगे और जिसको देश में कोई नहीं जानता। लेकिन आप इसको भी ध्यान दें कि ऐसे तमाम देश के तमाम हिस्से हैं। कितने लोग चोल को जानते हैं, कितने लोग पल्लव को जानते हैं, कितने लोग छत्रसाल को जानते हैं, कितने लोग भोजराज को जानते हैं। तो ऐसी बड़ी परंपरा है जो ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में हमारे जो नायक है, महानायक है, वो सब बिसरा देने और साजिशपूर्ण तरीके से बिसरा देने का काम हुआ। तो विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से हमने जो हमारा संकल्प है, ध्येय वाक्य है, विक्रमादित्य, उनका युग और भारत विद्या, तो इनको हम तरह तरह से प्रकाश में लाने के हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमने इसमें शोध कार्य भी किए हैं और लगभग अब जैसे इसी वर्ष हमने लगभग शायद 17-18 फेलोशिप घोषित किए जिस पर लोग काम कर रहे हैं। दूसरे जैसे विक्रमोत्सव भी जो मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी जो जानकारी है कि देश का सबसे बड़ा उत्सव के रूप में वो प्रतिष्ठित हुआ है। लगभग 41 दिन का हम वहाँ पर करने जा रहे हैं, अभी जो चल रहा है वो प्रयोग। तो उसमें भी जो बहुवर्णीय जो उसकी छटाएं हैं, जैसे उसके पहले ही दिन 29 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री ने वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया। तो वैदिक घड़ी जो है भारतीय कालगणना की जो हमारी महनीय परंपरा रही है, जिसको मतलब 1800 के सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने सायास हमको उसको भुला देने की कोशिश की और हमको एक स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच, जहां पर मजे की बात है कि वहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त जैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, और उसको उन्होंने हमारे सर पर लाद दिया और हमने भी उसको राजी खुशी स्वीकार किया। तो हमारा यह प्रयास है कि जो भारतीय कालगणना की परंपराएं हैं, जीवन मूल्य हैं, मंगल अवसर हैं, उन सबको भी हम फिर से पुनः परिचित कराएं जो पंचांग और सब में रहता है। इसके साथ साथ जो विक्रमोत्सव में जो आयोजन चल रहा है उसमें लोक रंजन के भी कार्यक्रम हैं और भारतीय इतिहास समागम भी है। पुराने इतिहास को लेकर जो फिल्में हैं, जो न केवल हमारे देश की भारतीय फिल्में बल्कि वैश्विक समाज की जो फिल्में हैं उसको भी हमने दिखाने जा रहे हैं। अभी 1 से 6 अप्रैल तक वो चलेगा। और इसके साथ साथ
अलग अलग तरीके से, जैसे अभी मतलब ये तो संयोग की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जो अपना पहला वक्तव्य जब दिया तो श्री कृष्ण पाध्याय का उन्होंने जिक्र किया। तो श्री कृष्ण पाध्याय का सिलसिला तो अभी कुछ दिन बाद चालू होगा, लेकिन हमने अभी श्री कृष्ण लीलामृत के नाम से एक विशेष आयोजन हमने उसमें जोड़े हैं, और उसमें भी जैसे पिया सांवरे के नाम से, मतलब ये विषय विस्तार अनावश्यक हो रहा है लेकिन जानकारी देना मेरे लिए जरूरी है कि पिया सांवरे के रूप में तो जो श्री कृष्ण को लेकर सूफी परंपरा में जो चाहे नजीर अकबराबादी हों, चाहे बाबा फरीद हों, निजामुद्दीन औलिया साहब हों, या गुरु ग्रंथ साहब में जो श्री कृष्ण को लेकर उल्लेख है, तो वो सब भी हमने उसको एक तरह से लोक प्रचारित करने का फिर से काम किया है। मैंने समाज में वो सब उपलब्ध है, पहले से उपलब्ध है, हम तो सिर्फ उसको रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से बाकी जो गतिविधियां हैं, जैसे विज्ञान का समागम भी हमने किया है, और ये पार्ट एंड पार्सल के रूप में, जैसे वहाँ डोंगला में जो वेधशाला, जो ऑब्जर्वेटरी बनी है, वो कुछ दिन में आप पाएंगे कि वो देश की और संभवतः दुनिया की सबसे अग्रणी वेधशालाओं में से शुमार होगी। तो उसका वो काम चल रहा है, और जैसे हमने घड़ी की स्थापना की है, और एक अभी हमने मतलब जो मुझे गर्व है कि एक काम में जो कर पाया, ऋषि वैज्ञानिक परंपरा को लेकर अभी हमने संभवतः दुनिया की पहली किताब है, जिसमें अभी 2 वॉल्यूम में वो प्रकाशित होगी, पहला वॉल्यूम छाप चुके हैं, जिसमें 111 ऋषियों के वैज्ञानिक काम के बारे में। मतलब आप आश्चर्य करेंगे कि अब जैसे ऋषि भारद्वाज हैं, तो जिन्होंने वैमानिकी को लेकर काम किया, तो एक तो बहुत कम लोग हम जानते हैं कि उनने क्या काम किया, तो नासा उनको लेकर काम कर रहा है। हम सिर्फ इतना खुश हो जाते कि हाँ सब नासा ने हमारे परंपरा के बारे में कुछ बात की है, लेकिन हमको उसकी तरफ देखने का, अध्ययन करने का, पन्ने पलटने का अवकाश ही नहीं है, ना हमारी समझ है। ठीक इसी तरह से जैसे भगवान परशुराम है, तो भगवान परशुराम को लेकर एक जो मिसकॉन्सेप्ट जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है कि वो क्षत्रिय और एंटी क्षत्रिय जो भी कुछ रहा, लेकिन क्या उतना ही था, या उस वक्त कोई जातीय परंपरा हिंदुस्तानी समाज में थी क्या, तो वो भी जानने की हमने कोशिश नहीं की। तिवारी जी, हम प्राचीन की बात कर रहे हैं, मिथक कथाओं की बात कर रहे हैं, हमारे संस्कृति की बात कर रहे हैं, हमारे इतिहास की बात कर रहे हैं, पर हम आप अभी जो नया भारत है जिसमें नए तरह की शिक्षा की भी बात हो रही है, तो नई शिक्षा के लिए मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी से सागर सिंह जी हैं जो डायरेक्टर हैं। तो ये जो नए तरह के विश्वविद्यालय आ रहे हैं, एक तरफ तो आपने देखा कि श्री राम तिवारी जी उज्जैन में या उज्जैन के साथ जोड़कर किस तरह की चीजें कर रहे हैं, पर आप जब ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो किस तरह के एजुकेशन की ओर लोगों का झुकाव है, लोग किस तरह की पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा, अगर मैं देखता हूं कि आज की तारीख में जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कहाँ से MBA कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये हो गया कि वो किस जगह से कर रहे हैं। डिग्री से ज्यादा संस्थान महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वहां से उनको कैंपस सिलेक्शन होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप। आपने बिल्कुल सही बात कही कि डिग्री से ज्यादा संस्थान इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जब भी कोई बच्चा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है तो उसका जो सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं तो मेरे पास एक अच्छी जॉब और एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए ताकि मैं अपना करियर आगे ले चलूं। हम पिछले कुछ सालों से जो नई शिक्षा नीति देख रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि हमें एक स्किल्ड भारत को आगे बढ़ाना है। ये कुछ चीजों की कमी थोड़े टाइम से थी जो कि अब आ गई है, जो कि हमारे यहाँ एक स्किल सेंटर्स शुरू हो गए हैं, जहां हम थ्योरेटिकल पढ़ाई के अलावा बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑन ग्राउंड एक्सपर्टीज देना चाहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। हमारी यूनिवर्सिटी बिल्किसगंज गादिया सीहोर में पड़ती है, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र है। वहां पे आसपास के, हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी फार्मर्स फैमिली हैं, छोटी छोटी फैमिलीज हैं, छोटे छोटे उनके पास जमीन है, वो अपनी खेती करते हैं। हमारे यहाँ एक पाठ्यक्रम चलता है BSc एग्रीकल्चर। नॉर्मली इसमें क्या होता था कि बच्चे पढ़ाई करते थे अबाउट एग्रीकल्चर, थ्योरेटिकल नॉलेज होती थी उन्हें, थोड़ा जो हमने अपने ग्राउंड में बच्चों को बता दिया वो बता दिया। हमने इस बार जो स्किल नीति के तहत हमने जो उसमें बदलाव किया है वो ये किया है कि हम हर 3 बच्चों को वहीं के जो हमारा गांव है, जो हमने गोद भी ले रखा है, वहां के एक परिवार को सौंपते हैं। वो बच्चे 6 महीने तक उस परिवार के साथ रहते हैं, मतलब कॉलेज टाइम पे रहते हैं।
जो वो खेती कर रहे हैं, जिस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं, वो उनके साथ रह के ऑन ग्राउंड रियलिटी समझते हैं कि एक्चुअल में अगर कोई फार्मर है वो काम करता है, उसे क्या परेशानियां आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, वो किस तरीके से प्लान करता है। कई बार इसमें ये होता है कि कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो कि वो फार्मर्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो स्टूडेंट्स वो परेशानियां लेके वापस हमारी रिसर्च टीम के पास आते हैं। वो रिसर्च टीम उनको बारे में उनको बताती है किस इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। वो वापस उनको जाते हैं और उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। इससे एक दो तरफा काम होता है। एक तो जो वहाँ फार्मर परिवार है उन लोगों को मदद मिलती है जिनको उस तरीके से शायद साइंटिफिकली मदद ना मिलती हो, और उन बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है कि एक्चुअली अगर हम जमीन पे जुड़ के काम करें तो उसमें क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं, मौसम के कैसे प्रभाव होते हैं। बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें हैं जिससे फर्क पड़ता है, पर उन बच्चों को अब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है इसके लिए। तो यही नए शिक्षा नीति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को बेसिक जो एक्चुअल स्किल है, वो स्किल पढ़ाई किताब आंसर शीट में लिखना नहीं, बल्कि उनको ऑन ग्राउंड भी हाथों से करना आना चाहिए। ये जो हुनर के साथ शिक्षा है, इसका नई शिक्षा नीति में काफी बातचीत है। अभी जो स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं वो किस तरह का कैरियर चुनना चाहते हैं? मतलब उनके मन में, जैसे कोई बच्चा होता है, हम लोगों के समय में तो सिर्फ ये होता था कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर आप ग्रेजुएट करके पीएचडी दे लो, यूपीएससी दे लो। पर अभी तो बच्चों के पास मैं देखता हूं कि अलग अलग तरह से, कल हम लोग विदिशा में कॉन्क्लेव कर रहे थे, तो वहां पर हम किसी के घर में, प्रवक्ता थी भाजपा के, लास्ट में कार्यक्रम खत्म गया तो उनके बच्चे मुंबई में म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। दोनों बच्चे एक नए तरह का, मैं देखता हूं बहुत बच्चे नए नए तरह का काम करते हैं। तो आप चूंकि एक नई तरह की यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, आपके पास जो बच्चे आते हैं वो किस तरह की चीजें, नई सोच क्या है? सर, नई सोच वही है कि हम सबसे पहले अपने इंटरेस्ट पे काम करें, जो कि हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी का है, एमबीबीएस होता है। अब इसमें जैसे डॉक्टरी के उसमें ही देखें तो जितना स्कोप एमबीबीएस में था, अब आयुर्वेदा में उससे ज्यादा स्कोप है। मैं आपको बताऊं, ये भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के उसमें ही हुआ है कि आयुर्वेद को 2014 के बाद जो विश्व पहचान मिली है और जो बच्चों का इंटरेस्ट इसमें जुगा है, ये बिल्कुल ही एक मतलब आपकी कल्पना के परे है। अब जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते तो वही बच्चे आयुर्वेदा भी करना चाहते हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज में बहुत ज्यादा इसका वो हुआ है। सेकेंडली, कोविड के बाद बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पैरामेडिकल फील्ड्स में बढ़ा है। मेडिकल फील्ड्स में तो हमेशा से था, पैरामेडिकल फील्ड्स जैसे कि फिजियोथेरेपी, जैसे कि एक्सरे रेडियो टेक्नीशियंस होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, इन सब में बच्चों का बहुत ज्यादा वो बढ़ा है इंटरेस्ट। जी, अभी मेरे एक परिचित डॉक्टर हैं, दिल्ली में हैं, तो उन्होंने, जैसा आपने बताया कि नए तरह से, तिवारी जी, एक नए तरह से चीजें बढ़ी है। अभी लोग, पैसे बहुत हैं, पर परिवार में जो भी लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वो कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या बड़े शहरों में जा रहे हैं और वहां जाके नौकरी करना चाहते हैं, वो लौटते नहीं हैं। अब माता पिता अकेले हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं। तो अभी हमारे डॉक्टर मित्र ने के बेटे ने ये किया कि उसने कहा कि ये कोविड के बाद एक नए तरह से सोच आई कि घर में अस्पताल, तो उन्होंने एक पूरा इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर किया है कि बहुत सारे अस्पतालों से टाई अप कर लिया है। आपके घर में यदि आपके पिता बीमार हैं तो वो आपके कमरे को ही अस्पताल बना देते हैं और वहीं पे वो जो है आपको दवाई देते हैं, वहीं पे नर्स की सुविधा देते हैं। तो अब अस्पताल तक भी लोग कई बार नहीं जाना चाहते। तो एक नए तरह का, तो ये मैं देख रहा हूं कि कोरोना के बाद नए नए तरह के कंसेप्ट जो है लोगों ने देखा है कि हम किस तरह से, और जब से ऑनलाइन एजुकेशन हुआ है तो बहुत सारी चीजें, टेक्निक जो है वो नए तरह से आ रही। मैं नए से फिर पुराने की तरफ जो है, उज्जैन की तरफ, तिवारी जी की तरफ चलता हूं। तिवारी जी, ये एक बात आती है, शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें हैं। हम देख रहे हैं कि जो नए तरह के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो आईआईटी से आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, पर वो आर्ट कला की दुनिया से नहीं आते। तो कई बार ये बात होती है, चूंकि मैं प्रशासन अकादमी में पढ़ाने भी जाता हूं, कि जो संवेदना का स्तर है प्रशासन में वो धीरे धीरे भोतरा हो रहा है। उनको वो समाज साथ, वो बाकी चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि हम परीक्षा पास करें और निकलें, और उसके बाद वो एक अलग तरह से जो रोबोट की दुनिया बन रही है, या कहना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रोबोट खड़े हो रहे हैं, उस तरह से हमारे प्रशासन में लोग भी खड़े होते दिखते हैं। देखिए, वो तो है, लेकिन क्योंकि जो विषय आपने उठाया उसको एकदम सीधे मैं उसको संबोधित करूं, चलिए तो जैसे अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव ने 2-3 प्रयोग नए किए हैं। जैसे बीच में मीडिया में वो खबरें थी
कि किसी अधिकारी ने किसी किसान का अपमान किया। तो उसके बाद सामान्यतः तो ये होता था कि आप अधिकारी को एक तरह का ये अधिकारी बनने का शायद सुख ही ये है कि वो किसी का भी अपमान कर सकता है, राजा की तरह व्यवहार कर सकता है। क्योंकि जो अधिकारी हैं वो तो आते तो हमारे ही समाज से हैं, ग्राम समाज से हैं सब लोग, लेकिन उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो जाता है राजा की तरह, जो मैं सिविल लाइन की जो मैं बात कर रहा था कि चाहे वो रहना हो, माने इवन यदि उनको कटिंग भी करवाना हो, बाल भी छटवाना हो, तो वो नाई की दुकान पर नहीं जाएंगे कि घर में ही कोई आ जाए। तो एक तरह का वो आप अनटचेबल, जो है अनटचेबल में दूसरे अर्थ में बात कर रहा हूं, तो वो भी एक सिलसिला रहा है। फिर जैसे अभी ताजा ताजा अभी एक आदेश सरकार का निकला है और उससे लगभग हम शायद सभी लोग प्रभावित होते रहे हैं। अभी सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का जो निर्णय है कि अस्पतालों में जो लोग इलाज अपना करवा रहे हैं उनका बिल बढ़ जाता है, घट जाता है और कोई दिवंगत हो जाता है उसके दौरान, तो अक्सर अस्पताल वाले उसकी डेड बॉडी ले जाने नहीं देते थे। मैंने खुद में भी उस बात को भुगता है कि बॉम्बे हॉस्पिटल मेरे ही परिवार के लोग थे और दिग्विजय सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। तो जब वो घटना घटी तो फिर वो मुख्यमंत्री जी ने खुद वहां पर फोन किया बॉम्बे हॉस्पिटल में कि भाई ये डेड बॉडी ले जाने देना। लेकिन अब यह सिस्टम ही यहाँ विकसित कर दिया गया, सरकार का जो आदेश निकला है कल, कि अब कोई भी अस्पताल माने जो बिल के भुगतान के अभाव में उस डेड बॉडी को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शव की भी एक मानवीय गरिमा है और परिवार की बेइज्जती न हो। तो एक ये तो वो कह रहा है कि राजनीति और ब्यूरोक्रेसी ये दोनों ही एक दूसरे के अंग हैं। तो जो आपने बात कही कि एक मानवीय पहलू जो है, जो हमारे लोकतंत्र में लगभग भुला सा दिया गया, तो उसको फिर से उससे परिचय करने का, उससे शक्ति अर्जित करने की सिलसिला चल रहा है, देश में चल रहा है। चाहे प्रधानमंत्री जी उस दिशा में निर्देश दे रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री या और राज्यों के भी जो मुख्यमंत्री और राज्य सरकारें वो भी इस दिशा में पहल कर रही हैं। तो एक ये लोकतंत्र के लिए शुभंकर है। दोस्तों, शिक्षा को लेके, और चूंकि शिक्षा हमारे संस्कारों से जुड़ी है, हमारी विरासत से जुड़ी है, बहुत सारी बात हो सकती है, पर चूंकि हमने अलग अलग पैनल तय किए हैं तो मैं इस पैनल को धन्यवाद करता हूं और सुनील को आमंत्रित करता हूं कि वे आए या अंशुमन आए और हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। जी, मैं हमारे ब्यूरो चीफ एशियन न्यूज के हैं अंशुमन खरे जी, उनसे निवेदन करूंगी कि वे हमारे आज के अतिथियों का मेमोंटे देकर, स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। आप दोनों ही हमारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।